उत्तरी कैरोलिना में जेफरी आधी रात को एक मैकडॉनल्ड्स की छत पर है। कुछ औजारों की मदद से वह एक कमजोर जगह ढूंढने और इमारत में घुसने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह मैनेजर और दो कर्मचारी आते हैं और जेफरी उन्हें बंदूक से घेर लेता है। वह उनसे बहुत नम्रता से बात करता है और वादा करता है कि किसी को कोई चोट नहीं लगेगी। उन्हें उनके कोट पहनाने के बाद वह उन्हें फ्रीजर में ले जाता है। मैनेजर के पास कोट नहीं है और उसे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए जेफरी उसे अपना कोट दे देता है। फिर वह तिजोरी से सारे पैसे लेता है और आती हुई पुलिस की गाड़ी से बचते हुए भाग जाता है। यह सब 2 साल पहले शुरू हुआ था। जेफरी एक तलाकशुदा सेना का पूर्व सैनिक है और वह अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेकी के जन्मदिन पर वह उसे अपने कुछ पुराने खिलौने उपहार में देता है और उसे वे साफ तौर पर पसंद नहीं आते। जेफरी अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी सैनिक स्टीव को बताता है कि उसे कोई नियमित नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके सैनिक कौशल रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि स्टीव बताता है कि जेफरी में अद्भुत अवलोकन शक्ति है, जिससे वह ऐसी चीजें देख पाता है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। बाद में मैकडॉनल्ड्स में जेफरी बच्चों को उनकी मां थाना के पास छोड़ देता है और वादा करने की कोशिश करता है कि वह बेहतर करेगा, लेकिन टाना उस पर अब विश्वास नहीं करती। परिवार के जाने के बाद जेफरी ये जानकर निराश होता है कि बेकी ने अपना उपहार उसकी कार में छोड़ दिया है। फिर वह एक मरम्मत करने वाले को मैकडॉनल्ड्स की इमारत की छत पर चढ़ते हुए देखता है और उससे एक विचार आता है। वह अंदर जाता है और कुछ ही मिनटों में कर्मचारियों की दिनचर्या और व्यवसाय कैसे काम करता है, इसकी सारी बारीकियां जान लेता है। अगले वर्षों में जेफरी उसी तरीके से 45 मैकडॉनल्ड्स लूटता है। वह छत में एक छेद करके अंदर घुस जाता है। जल्द ही वह अपने अपराधों के लिए बदनाम हो जाता है और मीडिया उसे रूफमैन का उपनाम दे देता है। वे उसे आतंकित करने वाला भी कहते हैं। फिर भी लूटे गए कर्मचारी उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। उसका एक स्केच है, लेकिन चूंकि वह हमेशा नकाब पहने रहता है, इसलिए वे सिर्फ उनकी खाल और बनावट ही जानते हैं। अब जेफरी एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। उसे एक अच्छा टीवी और बेकी के जन्मदिन पर शानदार चीजें मिलती हैं, जैसे एक बैंड, एक फैंसी केक और वह साइकिल जो वह हमेशा से चाहती थी। ये सारे बदलाव और रूफमैन का विवरण स्टीव को शक की निगाहों से देखता है। दुर्भाग्य से बेकी की जन्मदिन की पार्टी पुलिस के आने से बाधित हो जाती है, इसलिए हताश जेफरी भागने लगता है। वह अपने सभी पड़ोसियों के बगीचों से कूदता हुआ पहाड़ी पर पहुंचता है, लेकिन ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। इससे पुलिस उसे पकड़ लेती है और बेकी देखती रह जाती है। एक त्वरित मुकदमे के बाद जेफरी को 35 साल की सजा मिलती है। जेल में जेफरी बेकी को फोन करता है और कुछ बातें करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टाना का पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। टाना उससे बात करने से इनकार कर देती है और बेकी को फोन काटने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जेफरी अपने बच्चों से फिर कभी बात नहीं कर पाता। वह अपने साथ लाई गई पारिवारिक तस्वीर से टाना का चेहरा फाड़ देता है। आखिरकार जेफरी जेल की दुकानों में काम करना शुरू कर देता है और वहां काम करने वालों की दिनचर्या, खासकर डिलीवरी ट्रक की सभी बारीकियां सीख लेता है। एक बार जब उसके मन में कोई योजना बन जाती है तो वह काम जारी रखता है और साथ ही भागने के लिए जरूरी सभी चीजें बनाता है, जैसे लकड़ी का बोर्ड काटना, कुछ धातु के टुकड़े बनाना और कुछ कपड़ों को ठीक करना। एक दिन जेफरी तब तक इंतजार करता है जब तक ड्राइवर ट्रक के केबिन में वापस नहीं आ जाता और अपना लकड़ी का बोर्ड लेने के लिए दौड़ता है। वह ट्रक के नीचे घुस जाता है, बोर्ड को फ्रेम में डालता है और उसके पीछे छिप जाता है। जब ट्रक इमारत से बाहर निकलता है, एक गार्ड उसके नीचे देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल करता है, लेकिन जेफरी अच्छी तरह छिपा हुआ है, इसलिए उसे नहीं देखा जा सकता और वह सफलतापूर्वक भाग निकलता है। कुछ घंटों तक गंदी सड़क पर चलने के बाद ड्राइवर शौच करने के लिए रुकता है। जेफरी इस मौके का फायदा उठाकर बाहर आता है और सावधानी से गाड़ी के चारों ओर घूमता है ताकि वह जंगल में भाग सके। वहां वह जेल का जंप सूट उतार देता है, जिससे उसके नीचे के दूसरे कपड़े दिखाई देते हैं। वह दूसरी सड़क पर पहुंचता है और लिफ्ट लेकर शहर वापस जाता है। अपने घर के बाहर वह बेकी को साइकिल चलाते हुए देखता है, लेकिन वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि पुलिस आ जाएगी
शाम को जेफरी स्टीव को फोन करके मदद मांगता है कि वह देश से बाहर निकल जाए। स्टीव उसे बताता है कि वह पूरी खबर में है और उसे अभी चुप रहना चाहिए। वे 1 महीने बाद फिर बात कर सकते हैं। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी पास में रुकती है और जेफरी इधर उधर देखता है। सड़क के उस पार एक खिलौनों की दुकान है, इसलिए वह एक शॉपिंग कार्ट लेकर अंदर भागता है और ग्राहक होने का नाटक करता है। कुछ देर तक बनावटी खरीदारी करने के बाद जेफरी बाथरूम जाता है। शौचालय पर पैर रखकर वह छत तक पहुंचने और एक पैनल के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है। एक पुलिस वाला उसे ढूंढने के लिए बाथरूम में घुसता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। दुकान बंद होने के बाद जेफरी नीचे ऑफिस में आता है। वह सुरक्षा कैमरों की जांच करता है कि वह अकेला है और मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां उसे कैमरों की स्थिति का तुरंत पता चलता है। जेफरी सावधानी से इधर उधर घूमता है ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सके और एक औजार की मदद से कुछ बेबी फूड के पहुंचता है, जिन्हें वह ऑफिस में ही खा लेता है। वह पुलिस की उस कार्रवाई पर नजर रखने के लिए समाचार भी देखता है जो उससे ढूंढ रही है, और जब पुलिस उसे हिंस बताती हो नाराज हो जाता है। फिर वह छत पर वापस आ जाता है और पूरा दिन वहीं बिताता है। अगली शाम जेफरी सुरक्षा प्रणाली का मैनुअल ढूंढता है और उसे प्रबंधित करता है रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए। अब वह दुकान में अपनी मर्जी से इधर उधर दौड़ सकता है। ढेर सारी मिठाइयां इकट्ठा करने के बाद उसे पता चलता है कि साइकिल डिस्प्ले के पीछे एक खाली जगह है, इसलिए वह उसे साफ करता है और फिर कुछ गद्दे और खाना लाता है। जैसे जैसे दिन बीते हैं, जेफरी खिलौनों की दुकान में ही रहता है। वह दिन में सोता है जब सब लोग बिना किसी शक के खरीदारी कर रहे होते हैं, और रात में खिलौनों से अपना मनोरंजन करने के लिए बाहर आता है। जेफरी दान पेटी से साफ कपड़े निकालता है और बाथरूम में अजीब से नहाता है। समाचार देखकर वह अपने मामले पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश अभी तक नहीं छोड़ी है। एक रात जेफरी को पता चलता है कि दुकान में बेबी मॉनिटर भी मिलते हैं, इसलिए वह कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए उन्हें दुकान और पूरे कार्यालय में लगा देता है। वह देखता है कि कैसे ली अपने बॉस मिच से हर दूसरे वीकेंड की छुट्टी मांगती है, यह समझाते हुए कि उसका कुछ महीने पहले तलाक हो गया है और कस्टडी का मामला जटिल है। दुर्भाग्य से मिच उसे मना कर देता है और जेफरी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बेबी मॉनिटर की बदौलत जेफरी मिच का पासवर्ड जान लेता है और बाद में उसका इस्तेमाल दुकान के सिस्टम तक पहुंचने के लिए करता है, ताकि वह ली के शेड्यूल में बदलाव कर सके। आखिरकार मीडिया और पुलिस की जेफरी में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती, इसलिए वह आखिरकार 4 जुलाई को आतिशबाजी देखने के लिए बाहर आने की हिम्मत करता है। अगले दिन वह आपातकालीन निकास द्वार का ताला बदल देता है ताकि वह अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सके। दुकान की एक साइकिल पर सवार होकर उसे एक पे फोन मिलता है और वह स्टीव को फोन करने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल जवाब देती है और कहती है कि स्टीव 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर अफगानिस्तान चला गया है, इसलिए वह दिसंबर तक वापस नहीं आएगा। इसके बाद जेफरी अपनी बेटी के पास कॉल करता है, लेकिन वह बात करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे बेकी अपने सौतेले पिता के साथ मस्ती करते हुए सुनाई देती है। टाना को इस खामोशी पर शक होता है और वह अंदाजा लगाती है कि यह जेफरी ही है, इसलिए वह उससे कहती है कि वह दोबारा फोन न करे, वरना वह पुलिस को बता देगी। फोन रखने के बाद जेफरी का दिमाग खराब हो जाता है। उस रात जेफरी स्टीव के लौटने तक के दिन गिनने के लिए कैलेंडर लगाती है। वह इतना निराश हो जाता है कि खिलौनों पर वार करने लगता है। कुछ देर बाद जेफरी मिच को एक कर्मचारी पर कैंडी चुराने का आरोप लगाते हुए सुनती है और सबूत के तौर पर उसके बड़े पेट की ओर इशारा करती है। ली तुरंत अपने सहकर्मी का बचाव करती है, जबकि जेफरी को उस आदमी को मुसीबत में डालने का बुरा लगता है। उस शाम वह सारी कैंडी वापस रख देता है जो उसने ली थी। अगले दिन ली मिच को अपने चर्च में एक चैरिटी ब्रंच के बारे में बताती है। उम्मीद करती है कि वह खिलौनों के अभियान के लिए कुछ दान कर सके। मिच दुकान से कुछ भी मुफ्त में देने से इनकार कर देता है, यहां तक कि वो रिटर्न भी नहीं जो बेच नहीं सकते। ली के जाने के बाद मिच उसका फ्लायर कूड़ेदान में फेंक देता है। ली के लिए बुरा महसूस करते हुए जेफरी चर्च में कुछ खिलौने ले जाने का फैसला करता है। वह बैग बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समुदाय का एक सदस्य देख लेता है जो उसे पूरी सेवा के लिए रुकने के लिए मजबूर करता है।
जेफरी ली को घूरता रहता है जब वह गाना बजाने वालों के साथ गाती है। बाद में जेफरी चैरिटी ब्रंच में सिर्फ खाने के लिए रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वह सिर्फ बेबी फूड और कैंडी ही खा रहे होते हैं। स्थानीय लोग उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए वह शहर में नए होने का नाटक करता है और अपना परिचय जॉन के रूप में देता है, वीसी ब्रो से, जो उसके दान से बहुत प्रभावित होता है। जब वे उसके जीवन के बारे में पूछते हैं तो वह दिखावा करता है कि वह सरकार के लिए गोपनीय काम करता है, इसलिए वह इसके बारे में बात नहीं कर सकता। वे उसे और ज्यादा चर्च के कार्यक्रमों में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह इतना अकेला है कि वह मान जाता है। बाद में जेफरी उसके दांत ब्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दांत बहुत दर्द करते हैं क्योंकि वह बहुत सारी कैंडी खा रहा होता है। वह खिलौनों की दुकान से कुछ वीडियो गेम चुराता है और उन्हें गिरवी रखकर उस दंत चिकित्सक को पैसे देता है, जिसे उसके दांतों में पोड़े छेद मिलते हैं। जेफरी कुछ अच्छे वयस्क कपड़े भी खरीदता है ताकि वह कार्टून वाले किशोर कपड़े पहनना बंद कर सके। अगले चर्च कार्यक्रम के दौरान जेफरी सभी महिलाओं को आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है। एक महिला जो पहले पुलिस में काम करती थी, यह सुनकर हैरान हो जाती है कि इस छोटे से शहर में एक खुफिया इकाई है, इसलिए जेफरी उसे यकीन दिलाता है कि वे गुप्त रूप से हर जगह मौजूद हैं और सवालों को यह कहकर टालता रहता है कि जवाब गोपनीय है। कार्यक्रम के बाद ली को आश्चर्य होता है कि क्या जेफरी को पुरुष पसंद है और इसीलिए वह उन लड़कियों में से एक जैसा महसूस कर रहा था। जेफरी उसे यकीन दिलाती है कि उसे पुरुष पसंद नहीं है, इसलिए वह उससे बाहर जाने के लिए कहती है। दोनों अपनी पहली डेट के लिए पार्क जाते हैं और जेफरी को अजीब लगता है जब उसे पता चलता है कि ली के पूर्व प्रेमी का नाम भी जेफरी है। वे फिर भी बहुत अच्छा समय बिताते हैं और अंत में ली के घर शरारत करने चले जाते हैं। उनके काम खत्म होने के बाद ली उसे अपनी बेटियों के बारे में बताती है और जेफरी कहता है कि वह उनसे मिलना पसंद करेगा। सप्ताहांत में जेफरी ली से मिलने जाता है और उसकी बेटियों से मिलता है। हालांकि ली उसे चर्च के एक दोस्त के रूप में पेश करता है क्योंकि यह अभी नया है। वह डी को उसके पसंदीदा वीडियो गेम का कुछ सामान देता है और वह इतनी खुश होती है कि उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। हालांकि जब वह लिंडसे को कुछ संगीत उपहार में देने की कोशिश करता है तो वह उसे अस्वीकार कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। जेफरी शेष शाम डी के साथ खेलता है, जिससे उसे फिर से एक पिता जैसा महसूस होता है। हफ्ते बीतते हैं और जेफरी ली को डेट करना जारी रखता है। वह सभी चर्च के कार्यक्रमों में जाता है और लड़कियों से जुड़ने की कोशिश करता है। वह डी लेकिन लिंडसे उसे नजरअंदाज करती रहती है। वे हैलोवीन भी साथ बिताते हैं। अपनी सारी सैर सपाटे का खर्च उठाने के लिए वह और वीडियो गेम चुराता और बेचता है। पहचाने जाने का डर कभी खत्म नहीं होता, इसलिए जेफरी ली से पूछती है कि क्या वे कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ली मना कर देती है और समझाती है कि उसकी जिंदगी वहीं है। एक रात जेफरी बाथरूम में नहा रहा होता है जब उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि मिच दुकान में घंटों से रुका हुआ है। उसके कपड़े गलियारे में लटके हैं, इसलिए वह मिच के ऑफिस आने का इंतजार करता है और उन्हें लेने के लिए बाहर भागता है। दुर्भाग्य से मिच उसे देख लेता है और घबरा जाता है और जल्दी से छिपने के लिए भाग जाता है। जेफरी पिछले दरवाजे का अलार्म लाकर भागने का नाटक करता है, लेकिन वह समय रहते अपने ठिकाने पर वापस भाग जाता है। मिच पुलिस को फोन करता है और जल्द ही पुलिस वाले दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। वे वहां कई घंटों तक रुकते हैं और उन्हें जेफरी नहीं मिलता। हालांकि आखिरकार उन्हें पता चलता है कि सुरक्षा कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। मिच उन्हें बताता है कि उनके बहुत सारे वीडियो गेम गायब हैं और बेहतर सुरक्षा का वादा करता है। जल्द ही मीडिया इस खबर को कवर करता है, लेकिन यह जेफरी को ली से मिलने और चर्च के कार्यक्रमों में जाने से नहीं रोकता। थैंक्सगिविंग डिनर के दौरान ली के दोस्त खिलौनों की दुकान के लुटेरे की वजह से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और कहते हैं कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। जेफरी जोर देकर कहता है कि लुटेरा खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन वह इस बात से भी सहमत है कि ली को यह काम छोड़ देना चाहिए, जो कुछ लोगों को विरोधाभासी लगता है। ली को लगता है कि किसी व्यक्ति का दुकान के बाथरूम में नहाने के लिए इतना बेताब होना वास्तव में एक दुखद स्थिति है।
और उन्हें इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। लिंडसे चिढ़ जाती है और थोड़ी बहस के बाद वह चली जाती है। अगले दिन जेफरी स्टीव को फोन करता है। मिशेल फिर से फोन उठाती है और उसे स्टीव का संदेश देती है। उसे अगले रविवार को उनसे मिलकर चीजें तय करनी चाहिए। इसके बाद जेफरी ली और लिंडसे को एक दूसरे से माफी मांगने के लिए मना लेता है, लेकिन वे फिर से झगड़ने लगते हैं। चूंकि लिंडसे अभी भी इस बात से नाराज है कि वह घर से बाहर कभी नहीं निकल सकती क्योंकि ली उसे गाड़ी नहीं चलाएगा, जेफरी लड़की को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए राजी हो जाता है और वे उसके लिए एक कार लेने जाते हैं। परीक्षण के दौरान जेफरी लड़कियों को बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए कुछ अजीब हरकतें करके प्रभावित करता है। फिर वह सेल्समैन को अच्छी कीमत देकर और नकद में लिंडसे को गाड़ी चलाने देने के लिए मना लेता है। लिंडसे बहुत घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह उन्हें वापस ले आती है। रविवार को जेफरी आखिरकार स्टीव से मिलता है, जो पूछता है कि क्या उसका दोस्त छिपा हुआ है और किसी भी संपर्क नहीं कर रहा है। जेफरी झूठ बोलता है और कहता है कि उसने ऐसा किया है। मिशेल जेफरी की तस्वीर खिंचवाने के लिए उसे एक विग पहनाती है ताकि वे उसका नया पासपोर्ट बनवा सकें, और स्टीव एक नए नाम से उसके लिए एक पूरी फर्जी कहानी गढ़ता है। जेफरी को देश से बाहर निकालने के लिए उन्हें $20 की जरूरत होगी, जो जाहिर है उसके पास अभी नहीं है। वह वादा करता है कि वह उसे किसी भी तरह ले लेगा। इसके बाद जेफरी अपनी आम प्यादा दुकान पर जाता है और अपने पुराने तरीकों से छत पर चढ़ जाता है। हालांकि उसका अनुमान गलत हो जाता है और वह पड़ोसी की दुकान में गिर जाता है। वह इतना बेताब है कि वह दीवार तोड़कर प्यादा दुकान तक पहुंचता है, लेकिन इससे अलार्म बज जाता है। जेफरी एक बंदूक और एक पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट लेता है और फिर एक मूर्ति का इस्तेमाल करके सामने का दरवाजा तोड़ता है ताकि वह भाग सके। बाद में खिलौनों की दुकान पर जेफरी अपने छिपने की जगह को ढकने के लिए कुछ पैनल लगाता है। फिर वह मिच को कर्मचारियों से आने वाले 2 हफ्तों के बारे में बात करते हुए सुनता है। छुट्टियों का मौसम वह होता है जब स्टोर को सबसे ज्यादा ग्राहक और सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। सुरक्षा सुधार की जाएगी, वे जल्दी खुलेंगे और देर से बंद होंगे। इसमें क्रिसमस की पूर्व संध्या भी शामिल है, इसलिए मिच ने एक नया शेड्यूल बनाया है, जिसका मतलब है कि सभी के लिए बहुत सारी अतिरिक्त शिफ्टें होंगी। उस रात जेफरी ने शेड्यूल में बदलाव किया ताकि ली अपनी योजना वाले दिन स्टोर में न रहे। अगले दिन जेफरी पूरे परिवार के साथ चर्च जाने से पहले ली के घर एक बड़ा क्रिसमस ट्री, साथ ही ढेर सारी सजावट और उपहार लेकर जाता है। ली को गाते हुए देखकर वह खुद को रोने से नहीं रोक पाता। अगली सुबह जेफरी अपना मास्क पहनता है और हाथ में बंदूक लेकर खिलौनों की दुकान लूटने के लिए बाहर निकलता है। जब वह सभी कर्मचारियों को बांधता है तो सुरक्षा गार्ड अपना हथियार निकालने की कोशिश करता है, इसलिए जेफरी को उसे बेहोश करना पड़ता है। खून का नजारा सभी को डरा देता है। फिर जेफरी मिच से तिजोरी खोलने को कहता है और उसे बिलों से स्याही वाला बम निकालने को कहता है। बम से स्याही मिच के चेहरे पर फैल जाती है और जेफरी सुरक्षित रूप से पैसे का बैग पकड़ लेता है। बाहर निकलते समय एक कर्मचारी जेफरी को गार्ड को चोट पहुंचाने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे एम्बुलेंस की जरूरत है। जेफरी 911 पर कॉल करने के लिए रुकने का फैसला करता है और इस देरी के कारण ली अपनी शिफ्ट के लिए आ जाती है। वह घबराकर भाग जाती है, इसलिए जेफरी पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। पुलिस जल्दी पहुंचती है और गार्ड को ठीक समय पर बचा लेती है। इस बार जांच ज्यादा गहन होती है, इसलिए पुलिस को दुकान में जेफरी के छिपने की जगह मिल जाती है। ली से पूछताछ की जाती है और वह बताती है कि वह नकाब की वजह से नहीं बता सकती कि वह कौन था। इस बीच जेफरी स्टीव को सभी नकली दस्तावेजों और कल वेनेजुएला जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट के पैसे देता है। स्टीव उससे उस डकैती के बारे में पूछता है जो उसने टीवी पर देखी थी, और जेफरी दिखावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। मिशेल उसे विग पहना देती है, जबकि स्टीव समझाता है कि उसे अपने छोड़े हुए सभी रिकॉर्डों को मिटाना होगा। जेफरी के पास दंत चिकित्सक के कार्यालय में घुसकर उसे जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन जेफरी हवाई अड्डे जा रहा होता है जब उसे ली का फोन आता है। काफी हिचकिचाहट के बाद वह फोन उठाने के लिए गाड़ी रोकता है। ली उसे अपने क्रिसमस डिनर पर आमंत्रित करती है
और जेफरी रोता है क्योंकि वह जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ ही क्षणों बाद जेफरी कुछ के साथ ली के घर पहुंचता है। हालांकि यह एक जाल बन जाता है और जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए घेर लेती है। जेफरी को 30 साल की सजा के साथ वापस जेल भेज दिया जाता है। वाली के परिवार की एक तस्वीर अपनी पुरानी तस्वीर के बगल में रख देता है और उसके पास अपनी योजनाओं से हुए दर्द और नुकसान के बारे में सोचने के लिए बहुत समय होता है। जेफरी जेल में एक सहायता समूह में शामिल होने लगती है और आखिरकार बेकी को फिर से फोन कर पाती है। बाकी कैदी जानना चाहते हैं कि क्या वह फिर से भाग पाएगा, लेकिन जेफरी अपनी सजा को स्वीकार कर चुका है। एक दिन ली उससे मिलने जाती है, इसलिए जेफरी इस मौके का इस्तेमाल माफी मांगने के लिए करती है। ली मानती है कि वह पहले गुस्से में रहती थी, लेकिन अब वह उनके साथ बिताए समय को एक रोमांच की तरह देखती है, जिसके लिए वह आभारी है। वह उसकी गिरफ्तारी में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगती है और वे गले मिलते हैं। ये जेफरी मैनचेस्टर की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसने 9 और 2000 में 2 बार और भागने की कोशिश की थी। असली मृतक ने फिर से शादी कर ली और हाल ही में घटना के बाद पहली बार उससे मिलने गया है। जेफरी डेजोन सैसरिश में पैरोल के लिए पात्र होगा और जेल लाइब्रेरियन के रूप में काम करता है। इस तरह के और वीडियो देख लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू करें।